आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विजिबिलिटी। ठीक है, विजिबिलिटी जो है वो यूज होता है कि आपका कोई कंटेंट अगर HTML का कोई कंटेंट है, इट यूज टू मेक विजिबल योर HTML कंटेंट। और ठीक है, इस चीज के लिए हम लोग विजिबिलिटी की जो प्रॉपर्टी वो यूज करते हैं, जिसके अंदर आपको दो तीन वैल्यूज भी देखने मिलती है। जैसे कि उसके अंदर आपको हिडन वैल्यू है और विजिबिलिटी हिडन एंड डिस्प्ले नन, ये जो दोनों चीजें है ये बहुत ज्यादा इंटरव्यू में पूछी गई वाली चीजें हैं। ठीक है, इंटरव्यू में बहुत बार आपको पूछेंगे कि विजिबिलिटी हिडन और डिस्प्ले नन, इसके अंदर क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है, ये चीज आपको हमेशा पूछी जाएंगी। ठीक है, सो विजिबिलिटी के पहले वही प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं जो है हिडन। ठीक है, तो जैसे मान लो आपके पास कोई HTML कंटेंट है, जैसे हमारे पास है H1। ठीक है, आपको VS कोड का स्क्रीन दिख रहा है? यस सर, दिख Yes, रहा है। sir. ये है हमारा। ठीक है, वेलकम टू CSS, ये जो या फिर वेलकम ओनली जिसका क्लास हमने दे रखा है, फर्स्ट H, इसे दिखाना भी है कि नहीं दिखाना है। ठीक है, CSS में चलते हैं हम लोग और CSS में करते हैं कि ये जो क्लास है पर्टिकुलर, इसे निकाल देता हूँ मैं सारा CSS। ठीक है, ये जो क्लास है पर्टिकुलर, ये क्लास जिस भी कंटेंट को दे रखा है, क्या वो विजिबल होना चाहिए या नहीं, तो विजिबिलिटी के अंदर आपको वैल्यू मिलता है हिडन। ठीक है, अब इसका जो डिफॉल्ट या इनिशियल वैल्यू जिसे हम कहेंगे वो होता है विजिबल। ठीक है, विजिबल का मतलब कि ये दिखाई देगा, जो भी कंटेंट है पर्टिकुलर, जैसे ये है हमारा टारगेटेड कंटेंट, तो ये दिखाई देगा। ठीक है, ये इसका डिफॉल्ट वैल्यू होता है विजिबल, तो ये देने की जरूरत भी नहीं है। अगर दिखाना ही है तो फिर विजिबिलिटी प्रॉपर्टी यूज करने की जरूरत है नहीं, लेकिन कहीं पे अगर रिक्वायरमेंट है कि आपको यूज करना है तो यूज कर सकते हो, जो कि रहेगी कोई भी आपका कंटेंट दिखाने के लिए। दूसरी इसके अंदर आपको वैल्यू मिलेगी हिडन। ठीक है, आप जैसे ही हिडन वैल्यू यूज करते हो, देखिए यहाँ पे वेलकम वाला जो पोर्शन था, जो हमारा टारगेटिव पोर्शन था, वो यहाँ से हाइड हो रखा है। वैसे ही मैं ये नीचे जो आपको दिख रहा है दूसरा वाला, ये वाला इवेंट भी मैं हाइड कर देता हूँ, जो कि सेकेंड H जो हमने ले रखा है उससे भी मैं हाइड कर देता हूँ। जस्ट मिनट गाइस। ओके, अब ये जो नेक्स्ट वाला वेलकम तो हमने हाइड कर दिया। CSS वाला भी जो है, टू CSS वाला इवेंट, ये भी हम लोग हाइड कर लेते हैं। उसके लिए उसका जो भी क्लास होगा पर्टिकुलर वो लेते हैं और विजिबिलिटी इसे भी कर देते हैं हिडन। ठीक है, सेव कर लेते हैं और आउटपुट एक बार चेक कर लेते हैं, तो वो भी हिडन हो रखा है। ठीक है, दोनों यहाँ पे जो कंटेंट थे वो हिडन हो रखे हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये बात समझना है यहाँ पे कि कंटेंट तो निकल जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो उसका स्पेस है वो वैसे के वैसे रह रहा है। और ये दोनों चीजें रियल टाइम में बहुत यूज केस वाली है, विजिबिलिटी हिडन एंड डिस्प्ले नन, ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विजिबिलिटी हिडन क्या करता है, ये भी डिस्प्ले नन जैसा ही काम करता है, अपने कंटेंट को ना दिखाने का काम करता है, लेकिन डिस्प्ले नन जो है वो कंटेंट को रिमूव करता है, निकाल ही देता है। ये क्या करता है, उसे बस दिखाई नहीं देगा आपको, गायब कर देगा। कंटेंट रहेगा, उसका स्पेस भी यहाँ पे रहेगा, जो कि डिस्प्ले नन में इसका स्पेस नहीं रहेगा। तो ये होता है आपका विजिबिलिटी हिडन वाला जो वैल्यू आप यूज करते हो। ठीक है, जैसे कि यही अगर मैं सेम कंटेंट के साथ देखो, डिस्प्ले नन वाला अगर प्रॉपर्टी यूज करूँ विजिबिलिटी हिडन की जगह, डिस्प्ले नन, आपको देखना है कि यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर गैप आपको अभी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, जैसे कि जस्ट मिनट, इसे वेलकम को भी मैं हाइड कर देता हूँ एक मिनट के लिए। तो देखिए ये यहाँ पे आपको गैप दिखाई दे रहा होगा, ये वाला। तो जैसे ही मैं यहाँ पे यूज करता हूँ डिस्प्ले नन, तो देखिए वो गैप आपको निकलता नजर आएगा, बिकॉज ऑफ डिस्प्ले नन जो है वो पूरा कंटेंट ही रिमूव कर देता है
व्यू पोर्ट से, ठीक है, वो भी HTML से नहीं, व्यू पोर्ट से रिमूव कर देता है। ये चीज भी आपको समझना है। देखिए अब आपको वो जो गैप है अभी तक जो था वो यहाँ पे नजर नहीं आएगा। तो क्या आपको विजिबिलिटी हिडन और डिस्प्ले नन के अंदर जो भी डिफरेंस है वो क्लियर है? यस सर। ठीक है, दोनों भी यूज होते हैं कि आपका कोई कंटेंट ना दिखाने के लिए, लेकिन विजिबिलिटी हिडन जो होता है वो व्यू पोर्ट से आपका कंटेंट निकाल देता है, और विजिबिलिटी हिडन जो होता है वो आपका व्यू पोर्ट से कंटेंट हाइड कर देता है, लेकिन उसका जो स्पेस है वो वहां पे बरकरार रखता है, जैसे कि आपका आउटपुट में दिख रहा है। क्लियर? यस सर। इसके अंदर आपको एक और, अब ये इनिशियल जो है ये वैल्यू ऑलरेडी जो HTML की ओर से उसे जो भी जो कि विजिबल है वो मिली है वही रहेगी। आप इनिशियल भी कर दो डिफॉल्ट। तो वो विजिबल रहेगा, डिफॉल्ट टाइप, ठीक है। तो वो वैल्यू वैल्यू है। अब समझने वाली एक और वैल्यू यहाँ पे आपको दिख रही होंगी, और वो वैल्यू है कोलैप्स। ठीक है, कोलैप्स जो वैल्यू है ये सिर्फ तब यूज की जाती है जब आप कॉलम और रो के साथ, मतलब टेबल के साथ जब आप लोग काम कर रहे हो। तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के लिए एक टेबल बना लेते हैं। आपको मुझे बताना है कि टेबल कैसा बनाऊं मैं, किस तरह से मैं बना सकता हूँ टेबल HTML में। ठीक है, ये अभी मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, और एक टेबल बनाना है हमें सिंपल। तो बताइए कैसे, आप HTML में सीखे होगे ना, टेबल टॉपिक होगा आपको सेपरेट। टेबल। यस सर। ओके, टेबल टेबल एलिमेंट ले हेडर। लेते हैं। ओके, इसके अंदर टीआर। ओके TR, आप पहले सर टीडी। टेबल हेडर। TH यूज करना है इसके अंदर। कीबोर्ड। ओके, ठीक है, इसके अंदर जैसे मैं TH नंबर यूज कर लेता हूँ। एक TH जो है मैं नंबर, दूसरा नेम, एच नेम, एंड एच रिजल्ट। ठीक है, ये तीन हम लोग लेते हैं। उसके बाद इसकी हमें वैल्यू देनी है, तो फिर कैसा करेंगे बताइए। टीआर। ओके, यहाँ पे TR, उसके अंदर टीडी। इसके अंदर हमें TD यूज करना पड़ेगा। जैसे कि सर नंबर रहेगा 1, दूसरा TD जो है उसके अंदर नेम रहेगा समथिंग लाइक रोहन, रिजल्ट रहेगा लाइक पास। ठीक है, पास। तो ये हमने बना लिया एक टेबल। आउटपुट में देख लेते हैं। ठीक है, तो ओके, टेबल की वैल्यूज दिख रही है लेकिन इसकी बॉर्डर अभी तक हमें नहीं दिखाई दे रही है। तो बॉर्डर अगर देनी हो तो कैसे देंगे बताइए। हमें देनी है बॉर्डर, कौन सी वाली प्रॉपर्टी बॉर्डर देने के लिए। जैसे मैं करता हूँ यहाँ पे TH और TD को मुझे देना है बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर रहेगी मेरी 1 पिक्सल सॉलिड। आ गई बॉर्डर हमारी। इवन आप सर अपने टेबल को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, अगर आप चाहो तो। ये आपकी बॉर्डर बन गई। क्लियर है? तो कोलैप्स दो तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। देखिए, और इसके साथ मुझे ये चीज और आपसे कंफर्म करानी कि अगर मुझे यहाँ पे मतलब टेबल हेड और टेबल बॉडी का भी यूज करना है इसके अंदर, तो कैसे करेंगे हम लोग। कौन सा वाला इसके अंदर आपको टेबल हेड है और टेबल बॉडी है, कहाँ पे मैं अगर यूज करना चाहूँ तो टेबल सर हेड के टेबल साथ के अंदर टी हेड और नीचे टी बोर्ड। टी हेड ले लेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, टी हेड के अंदर क्या चीज रहेगी बताइए। ये हेडिंग वाला पार्ट। सीरियल नंबर नेम और रिजल्ट। ये टीआर टू पार्ट टीआर जो है वो इसके अंदर रहेगा, और दूसरा पार्ट हमारा कौन सा रहेगा टी टेबल का। बॉडी। टी टी बॉडी। टी बॉडी। बॉडी। ठीक है, ये मैंने, अगर कि कुछ लोगों को अगर नहीं पता हो या कोई एब्सेंट हो वो टाइम पे, तो उनका भी क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो सेम रिजल्ट है। ठीक है, ये आपका टी हेड वाला पार्ट जो थोड़ा सा आपको डार्क दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये हेडिंग टाइप दिखाई देगा, और ये उसके अंदर जो डेटा है वो डेटा आपको दिखाई देगा।
अब अगर कभी ऐसा हो कि आपने एक बड़ा सा टेबल HTML के अंदर बना लिया है, अब अगर इसमें से कोई एक आध वैल्यू आपको निकालना है, तो हो सकता है कि वो वैल्यू निकालने के बाद आपका टेबल का स्ट्रक्चर ही खराब होगा। तो वो स्ट्रक्चर आपको खराब नहीं होने देना है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ये जो कोलैप्स वाली प्रॉपर्टी होती है वो यूज करते हैं, ठीक है। पहला तो बॉर्डर के लिए भी हम लोग कोलैप्स यूज करते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे करता हूं मैं बॉर्डर कोलैप्स, ये आपको एक प्रॉपर्टी मिलती है। और यहाँ पे आपको जैसे कि ये जो है वैल्यू सेपरेट, ये सेपरेट बॉर्डर हर हर जो आपका सेल है, इसे हम लोग एक पर्टिकुलर एक जो वैल्यू जहाँ पे रख रहे हैं हम उसके चौकट को ये सेल बोलते हैं ना। एक्सेल जिन लोगों ने किया है उनको पता है, ये एक बॉक्स को हम लोग एक सेल बोलते हैं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर हर सेल को जो है अलग से बॉर्डर आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, ठीक है, सेपरेट, ठीक है। तो वो सेपरेट बॉर्डर के लिए है ये। और इसके अंदर दूसरी एक वैल्यू है आपको, दैट इज कोलैप्स। तो इससे क्या होगा कि बॉर्डर जो है आपकी सेपरेट नहीं रहेगी, स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं रहेगा, लेकिन बॉर्डर अटैच हो जाएगी। जो सेपरेट सेपरेट हर सेल के लिए थी, कि जैसे ये सेल को भी थी, मैं आपको पेंट में दिखा देता हूँ, जैसे कि हर सेल के लिए वो बॉर्डर बना रहा था। अब दो कॉमन सेल, दो सेल के लिए एक कॉमन बॉर्डर, जैसे एसआर और नेम के लिए जो है बीच में जो है वो कॉमन बॉर्डर, ये हम लोग सेपरेट अगर रखेंगे तो वो क्या करेगा, कॉमन बॉर्डर नहीं रखेगा, सेपरेट सेपरेट बॉर्डर रखेगा। और जिससे क्या होता है कि जब बहुत बड़ा डेटा होता है तो वो कॉलम ही इतने दिखते हैं कि डेटा के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता। ये देखिए जैसे ये जो है सेपरेट हर एक के लिए। तो क्लियर है आपको ये सेपरेट वाला और कोलैप्स वाला बॉर्डर, Yes, sir. ठीक है। अब ये तो Yes, हो sir. गई, हाँ ये तो हो गई बात की हम लोग बॉर्डर कोलैप्स कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा ये है कि अगर इसमें से हमें चाहिए कि कोई हमारा पर्टिकुलर डेटा भी इसके अंदर से निकल जाए, लेकिन मेरा जो टेबल है उस टेबल का स्ट्रक्चर कोई गलत ना हो, ठीक है। तो वो फिर कैसा करें, तो फिर हम लोग देते हैं विजिबिलिटी कोलैप्स वाला प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। जैसे कि मैं मान लो रोहन जो है, रोहन ये डेटा मुझे निकालना है, मैं इसे एक पर्टिकुलर क्लास दे देता हूँ, लाइक रोहन ही दे देते हैं, रोहन, ठीक है। अब ये जो रोहन है, रोहन को मुझे यहाँ से निकालना है, लेकिन मेरा स्ट्रक्चर खराब ना हो, ठीक है, बस डेटा निकल जाए उसमें से। तो हम लोग करते हैं डॉट रोहन, और इसे करते हैं हम लोग विजिबिलिटी कोलैप्स। अब अगर आप देखो आउटपुट, तो देखिए ये एक सेल यहाँ से निकल गया है, लेकिन हमारा जो स्ट्रक्चर है वहां पे कोई फर्क नहीं गिरा है। मतलब अगर ये होता कि ये पास्ट इधर चला आता तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो गलत हो जाता। तो कभी अगर हमें टेबल के अंदर कोई डेटा निकलना निकालना है, ठीक है, लेकिन हमें हमारा टेबल का जो है वो स्ट्रक्चर खराब नहीं होने देना है, तो ऐसे टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं विजिबिलिटी कोलैप्स। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, डिस्प्ले नन वाला प्रोडक्ट, किसी के दिमाग में आया कि सर डिस्प्ले नन से भी तो हम उसे निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं, निकल जाएगा रोहन, लेकिन क्या होगा, बाकी जो सेल है वो क्या करेंगे, जो स्पेस उनको मिल रहा है वहां पे अपनी जगह बना लेंगे। और इसकी वजह से क्या होगा, जो स्ट्रक्चर हमारा, जो हमारा हेडिंग और बॉडी वाला जो स्ट्रक्चर टेबल का बन रहा है वो गलत हो रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, करेक्ट। तो Yes, sir. जब सिचुएशन ये हो कि आपको आपका डेटा भी निकालना है, लेकिन आपका जो टेबल है उस टेबल का स्ट्रक्चर भी खराब नहीं होने देना है, तो इस टाइम पे हम लोग करेंगे विजिबिलिटी कोलैप्स वाला प्रॉपर्टी। तो क्लियर है अभी आपको ये प्रॉपर्टी। Yes, sir. बॉर्डर के लिए भी हम लोग यूज करते हैं, लेकिन वो हम लोग बॉर्डर के साथ यूज करेंगे कोलैप्स वैल्यू। कोलैप्स वैल्यू जो है वो विजिबिलिटी के साथ भी है, आप लोग यूज कर सकते हो, ठीक है। जो काम करता है कि आपके टेबल के अंदर से कोई डेटा निकालना, लेकिन आपके टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो खराब नहीं होने देना, ठीक है। तो ये है हमारी विजिबिलिटी वाली प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है कर्सर वैल्यू, ठीक है। विजिबिलिटी के अंदर कौन कौन से वैल्यू हमने यहाँ पे देखी, कि पहला वैल्यू है Hidden. हिडन, ठीक है, पहला वैल्यू है हिडन, ठीक है, जो कि किसी भी कंटेंट को, टू हाइड एनी कंटेंट फ्रॉम व्यू पोर्ट, ठीक है।
दूसरी बात इसमें एक नोट डाउन करने जैसी चीज है, वो है कि it will not remove the space of that particular content. Clear? Yes, sir. दूसरी वैल्यू हमारे पास है that is visible. Sir. ठीक है, और visible it show your content can say it is default value, correct? Yes, sir. It is default. Third we have Collapse. collapse. Okay, collapse क्या करता है? It hide the Table data. content from table, or we can say it hide the table data. ठीक है, इसमें आपको याद ये रखना है कि it was in the table, correct? Yes, sir. ये हो गई हमारी विजिबिलिटी वाली प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमारे पास दैट इज कर्सर। ठीक है, कि आपका जो कर्सर होता है, कर्सर किसे कहते हैं हम लोग? ये जो माउस नहीं, आप अभी जो मैं मूव कर रहा हूँ आपको दिखाई दे रहा है ना, ये कर्सर होता है। ठीक है, तो ये कर्सर कैसा दिखाई दे? ठीक है, जैसे आप अगर देख रहे हो तो मैं फाइल पे अगर चला जाऊं तो मेरा कर्सर अलग तरह से, मैं अगर टेक्स्ट पे चलाता हूँ तो मेरा कर्सर जो है अलग तरह से दिखता है। इवन इंटरनेट पे अगर आप कहीं पे जाते हो तो देखिए, जैसे मैं, आप देख रहे हो कि कहीं पे अगर लिंक रही तो वहां पे आपका कर्सर अलग तरह से बिहेव करता है। ठीक है, जैसे कि वो हैंड साइन बताता है सर। हाँ, हैंड का जैसे जी ये देखिए, ये वाला साइन दिखाता है। ठीक है, तो अलग अलग जगह पे, जैसे अगर आप एक्सेल में वगैरह देखोगे तो आप जब, या जूम वाला जो इवेंट देखोगे तो वो अलग साइन करता है, या एक्सेल में आप देखोगे कोई कॉलम को अगर आपको कम ज्यादा करना है ना, तो वो वहां पे अलग तरह से एरो टाइप दिखाता है, करेक्ट? तो ये कौन कौन से कर्सर के टाइप बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कुछ उसमें से कुछ जो है, अगर हमें हमारे वेब पेज के अंदर यूज करने हैं तो वो कैसे करेंगे वो देखते हैं एक बार। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक ले लेते हैं हेडिंग। ठीक है, जैसे मेरे पास एक टेक्स्ट है, या फिर ठीक है, टेक्स्ट ले लेते हैं कि H1 है, आई एम कर्सर। ठीक है, अब इस H1 के ऊपर जो हमारा कर्सर रहेगा वो कैसे वर्क करेगा, कैसे व्यू दिखाएगा अब खुद का, वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। उसके लिए हम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं दैट इज कर्सर। तो बहुत सारी वैल्यू है, जैसे कि देखिए यहाँ पे बता रहा है कि कॉपी वाला कैसा रहेगा, तो उसमें दो पेजेस की तरह देखिए, ये देखिए आपको ऐड वाला साइन इसके अंदर प्लस है ना, ये प्लस वाला साइन इसके अंदर ऐड होते हुए दिखेगा, दिख रहा है? Yes, तो sir. ये कॉपी वाला। ठीक है, और भी आपको इसमें बहुत सी वैल्यूज मैं आपको एक एक फटाफट लेकर के दिखाता हूँ। ठीक है, उसके बाद जो है कॉल रीसाइज वाला एक आपको दिखाई देगा, जिसके अंदर देखिए ये जैसे हम लोग कभी कॉलम, अगर जैसे यही कॉलम है नीचे, इसे अगर छोटा बड़ा करना हो तो इस तरह से ये दिखाई देता है, दिख रहा है? सर ये वर्क भी करता है? हाँ, ये वर्क करेगा तब जब आप वो सॉफ्टवेयर के अंदर वैसी फंक्शनलिटीज रखोगे, करेक्ट? सो वो ये जावा तो वर्क करेगा। हाँ, जावा, यस यस, वो बात की बात है। ठीक है, ये तो ओके। बस आपको जब वो फंक्शनलिटी रहेगी तो वो फंक्शनलिटी पे जाकर के ये कर्सर अपना व्यू कैसा रखेगा, बस इतना ही हमें यहाँ पे, वी आर जस्ट टिल द कर्सर ओनली। हमारा अभी का जो क्वेश्चन है वो कर्सर से ही रिलेटेड है कि वो अपना व्यू कैसा दिखाएगा। ठीक है, अभी कोई फंक्शनलिटी का कोई इशू है नहीं, बस उसका अपना दिखना है। ठीक है, हम बस सजा रहे हैं यूजिंग CSS, है ना, कर्सर को। जैसे कि कॉन्टेक्स्ट मेनू अगर कोई होगी तो वहां पे अपना व्यू वो कैसे दिखाएगा। ठीक है, इसमें बहुत सारी वैल्यूज है, ये आपको भी खुद होके इसका नोट्स, मैं तो कहूंगा इसका नोट्स बनाओ। एक ग्रैब वाला होता है, ठीक है, ग्रैब वाला क्या होता है, जैसे पकड़ने जैसा ना, ये देखिए कि वो हाथ से। ठीक है, और ग्रैब्स के अंदर एक और भी होता है, ग्रैब्स के अंदर एक, हाँ, ग्रैबिंग वाला होता है, कि ये पहला जो ग्रैब होता है, ठीक है, वो होता है कि जैसे वो उसके ऊपर पंजा है, पकड़ने के लिए जा रहा है, और ये दूसरा होता है ग्रैबिंग, तो ये पकड़ रखा है जैसे, है ना, पंजे से पकड़ रखा है उस तरह से, ये वाला।
जो व्यू होता है कर्सर का, वो कई जगहों पे, जैसे हम लोग वो ड्रैग ड्रैग करने जैसी जो चीजें हमारे अगर सॉफ्टवेयर के अंदर यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप जैसी चीजें, तो वहां पे ये काम में आता है। ठीक है, उसके अलावा आपको कॉपी हो गया, सेल सेल में भी आई थिंक प्लस जैसा साइन आता है, ये देखिए, ये आपको एक्सेल में हमेशा, जिन लोगों ने एक्सेल पे अगर कोई काम किए हो तो आपको ये हमेशा दिखाई देगा। सेल के ऊपर जब भी आपका कर्सर होता है तो इस तरह का प्लस साइन दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जैसे है क्रॉस हेयर, ये भी काफी दफा यूज किया जाता है। ठीक है, ये प्लस वाला साइन होता है। ठीक है, ये जैसे कोई, ये यहाँ पे हम लोग देखो हमेशा यूज करते हैं ये, है ना, जैसे ये कोई अगर हमें स्ट्रक्चर बनाना हो तो देखिए ये इस तरह से आता है। ठीक है, ये वाला भी जो है ना, ये क्रॉस वाला जो साइज बड़ी या छोटी करने के लिए, तो ये भी होता है। ठीक है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये सारे जो कर्सर होते हैं, तो वो यहाँ पे हम लोग वन बाय वन वैल्यू यूज करके कर सकते हैं। ठीक है, क्रॉस हेयर के बाद हमारे पास है मूव मूव वाला। ठीक है, कि जब हम मूव करते हैं इसे पकड़ के, जैसे पेंट में आप देख सकते हो कि ये जो मैं मूव कर रहा हूँ, ठीक, इसे यहाँ से वहां मूव करने के लिए यूज कर रहा हूँ, तो ये दिख रहा है इस तरह से। उसके बाद ये वन बाय वन आपको करना है। ठीक है, और इसका नोट्स बना के रखना, मैं तो दे ही दूंगा, आपको भी रखना है। ठीक है, या नॉट अलो वाला। ठीक है, तो ये सिंपली क्या है कि आपको आपका कर्सर कैसा चाहिए, बहुत सारी वैल्यू है इसके अंदर। ठीक है, वो आपको देखना है। वर्टिकल टेक्स्ट, इस तरह से जो नॉर्मल टेक्स्ट के लिए ना ये सीधा होता है, ये वाला इसी को वर्टिकल किया जाता है जब ये वर्टिकल टेक्स्ट हम लोग यूज करते हैं इस तरह से। तो ये इस तरह के अलग अलग व्यूज जो है इसके अंदर आप देख सकते हैं। और ये हम लोग देखते हैं कुछ अगर हो, ओके, यस साइज और एसी साइज ये भी कई जगहों पे यूज होता है। ठीक है, जैसे कि आपको अगर कॉलम का साइज बढ़ाना हो, अगर हाइट बढ़ाना हो तो ये यूज होगा। ठीक है, तो ये तो वैल्यू हो गई आपकी एस रीसाइज। ठीक है, और इसके अंदर एक और होती है रीसाइज के ही लिए, एस एस ई रीसाइज। ठीक है, तो ये इस तरह से, मतलब क्रॉस वाला जो मैंने अभी बताया था, साइज बढ़ाने के लिए या छोटी करने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं इस तरह से, तो ये प्रैक्टिस सब आपको करके रखना है। ठीक है, इसका लगे तो मैं आपको लिस्ट ही पूरा का पूरा दूंगा, आपको याद रखना है कि याद रखो या फिर कोई नोट्स बना के रखो जब आपको काम में, काफी सारी वैल्यूज है तो याद रखना थोड़ा सा हार्ड ही होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास पोजीशन प्रॉपर्टी है, पोजीशन। अब ये क्लियर है आपको कर्सर प्रॉपर्टी क्या काम करती है? किसी यस को सर। डाउट है इसके अंदर? कोई वैल्यू नहीं आपको सर। पर्टिकुलर ऐसी दिखानी है कि सर ये कोई वैल्यू है वो हमें दिखा दो, क्या करती है क्या नहीं करती? बहुत सी इसके अंदर देखिए, रीसाइज वाला, जूम आउट वाला, जूम इन वाला, ग्रैबिंग वाला, हेल्प, उसके बाद आपको रिसाइज वाला भी मिलेगा। ठीक है, स्क्रोल वाला भी इसके अंदर मिलेगा। ठीक है, तो ये ड्रॉप वाला भी आपको मिलेगा, तो ये आपको देखना है। ठीक है, पॉइंटर वाला, एक नया पॉइंटर वाला जो काफी फेमस है, जो हमेशा यूज किया जाता है, वो भी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, पॉइंटर वाला जो है ये इस तरह से, जैसे कोई वेबसाइट अगर, जैसे मैंने अभी बताया आपको, तो ये कोई लिंक अगर हो तो ये इस तरह से वेब पेज में ये ज्यादा यूज किया जाता है, वेब पेज डेवलपमेंट, इस तरह से आप यूज कर सकते हो। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर। ओके फाइन। सो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी वो है हमारे पास पोजीशन। ठीक है, पोजीशन सिंपल, उसके नाम से ही आपको पता चलता है, इट यूज टू पोजिशनिंग एनी कंटेंट ऑफ HTML। HTML के किसी भी कंटेंट का कोई भी पोजीशन जो है वो चेंज करने के लिए
यूज करते हैं हम लोग पोजीशन। अब इसके लिए आपको एक असाइनमेंट भी मैं आज देने वाला हूँ, ठीक है। अभी जैसे मैं ये पोजीशन समझाने के लिए थोड़ा हमारा व्यू पोर्ट कर लेता हूँ ब्लैंक, इसे थोड़ा निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। सर हाँ बताइए। सर इसको एक बैकग्राउंड इमेज के साथ एग्जांपल के साथ बताओ प्लीज। बैकग्राउंड इमेज के एग्जांपल के साथ मतलब? मतलब सर एक इमेज लेना है, उस पर हमें टेक्स्ट अरेंज करना है एक स्पेसिफिक पोजीशन पर। इमेज के ऊपर टेक्स्ट अरेंज करना है? यस सर। हाँ सर। ओके ठीक है। जैसे कि ठीक है, चलो ट्राई करते हैं हम लोग। देखिए एक ड्यू हमने लिया, इसका एक विड्थ और हाइट हम लोग यहाँ पे करते हैं, जैसे कि 500 पिक्सल, पिक्सल जो है वो हम लोग ले लेते हैं, और हाइट भी आपको मैं दे देता हूँ 500 पिक्सल, ठीक है। और इसको बैकग्राउंड में आपको क्या करना है, इसकी इमेज लेना है ना बैकग्राउंड में हमें। यस हाँ सर। yes, सर। ओके एक इमेज ले लेते हैं, यूआरएल में कोई पर्टिकुलर इमेज, इमेज ले लेते हैं एक, इमेज ले लेते हैं। ओके ठीक है, आउटपुट चेक कर लेते हैं। ओके इमेज ओवरफ्लो कर गई। अब इसके लिए ओवरफ्लो वाला प्रॉपर्टी आपको बताना पड़ेगा, वो प्रॉब्लमेटिक रहेगा थोड़ा सा, ठीक है। सर बैकग्राउंड नो रिपीट। नो रिपीट, चलो ठीक है, नो रिपीट से देखते हैं। मुझे नहीं लगता है कि नो रिपीट वाला, ठीक है। बॉर्डर भी दे लेते हैं एक बार से, बॉर्डर 1 पिक्सल ड्यू को जो बॉर्डर दिया है, ठीक है, कर लेते हैं हम लोग बैकग्राउंड नो रिपीट। ओके एंड तो ये हो गया हमारा इमेज। तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर टेक्स्ट लेना है, आपका मानना है करेक्ट। यस सर। जैसे इसके अंदर हम ले लिए है H1, ठीक है। H1 लेते हैं हम लोग, वेलकम, ये वाला। और ये टेक्स्ट, टेक्स्ट का आपको पोजीशन करना है। सेंटर में पोजीशन करना है, तो कैसे करेंगे इसको? ओके अब पोजीशन की आप प्रॉपर्टी सीखोगे तो सेंटर में पोजीशन कर सकते हो, ठीक है। अब ये अगर इस पर्टिकुलर टास्क के लिए आप बोलोगे तो मुझे लगता है कि H1 जो है वो अलाइनमेंट से ही हो जाएगा सिंपली, और हाँ सर यहाँ पे वही ठीक है। करने वाले हैं, पोजीशन नहीं प्रॉपर्टी। नहीं नहीं, ये तो आपने ये जो टास्क बीच में आपने कहा है कि सर ये करो, दैट्स वाई हम लोग इसके अंदर गए। हमें पोजीशन अलग से हम लोग सीखेंगे, उसके बाद आपको जहां जहां यूज करना है वो आपका चॉइस है, ठीक है। जहां पे भी आपको यूज करना है, ठीक है, ये तो सिंपली ले सकते हैं, ठीक है। ये होगा आपका टास्क, ठीक है। अब हम देखते हैं कि पोजीशन वाला प्रॉपर्टी हमें कैसे यूज करना है, क्लियर, ठीक है। अब जैसे मान लो हमारे पास ये ड्यू है, और इस ड्यू को जो है, इस ड्यू को मुझे पर्टिकुलर किसी पोजीशन पे रखना है, ठीक है। इसका साइज थोड़ा सा कम कर लेता हूँ मैं, 100 ही का समथिंग कर लेते हैं, कि विड्थ जो है वो समथिंग 300 और जो है 100 कर लेते हैं, ठीक है। ये जो बॉक्स है इसे हमें क्या करना है, पोजीशनिंग करना है। ये बहुत ही ज्यादा इमेज, चलो ठीक है, इमेज चेंज कर दे, इमेज निकाल ही देता हूँ मैं अभी के लिए, वो बाद में देखेंगे हम लोग इमेज के साथ, ठीक है। क्योंकि आप ये कोड में करूंगा कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, ठीक है। अभी के लिए हम लोग कोई बैकग्राउंड कलर ले, ठीक है। बाद में आप हर चीज पोजीशन कर पाओगे, डोंट केयर अबाउट इट, ठीक है। अभी करते बैठेंगे तो टास्क में टाइम चला जाएगा, उसके बारे में आप बिल्कुल चिंता ना करिए। हम लोग उस तरह के असाइनमेंट करेंगे, ठीक है। तो अब मेरे पास ये पर्टिकुलर एक बॉक्स है, देखिए।
और इस बॉक्स को मुझे पोजीशन करना है कहीं पे, मुझे इस व्यू पोर्ट पे कहीं पे भी मुझे अगर वो बॉक्स चाहिए होगा तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं पोजीशन प्रॉपर्टी। ठीक है, पोजीशन जो होती है वो दो तीन उसके अंदर हमें टाइप है, एक है स्टैटिक पोजीशन, एब्सोल्यूट पोजीशन, फिक्स पोजीशन, रिलेटिव। ये जो चीजें है वो हमेशा हम लोग यूज करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि एब्सोल्यूट पोजीशन क्या चीज है। ठीक है, एब्सोल्यूट पोजीशन जो प्रॉपर्टी है वो हम लोग यूज करते हैं किसी भी एलिमेंट को। अभी हमने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे डिव ले रखा है। ठीक है, ये हमारे पास एक डिव है, एक बॉक्स है जिसे हमें पोजीशनिंग करना है। तो पोजीशन जो है आपको मिलेगा प्रॉपर्टी उसके अंदर एब्सोल्यूट। अब ये एब्सोल्यूट क्या होता है, एब्सोल्यूट पोजीशन किस तरह से हमें यूज करना है। एब्सोल्यूट का मतलब जहां पे भी आप हाइट और वेट का यूज करके जहां पे भी उस पोजीशन को रखोगे वो वहां पे चली जाएगी सिंपली। ठीक है, जैसे कि मैं करता हूँ एब्सोल्यूट पोजीशन, टॉप से मुझे ये चाहिए 200 पिक्सल और मुझे लेफ्ट से ये चाहिए 500 पिक्सल। और अगर आप आउटपुट देखो तो देखिए टॉप से 200 और लेफ्ट से 500 पे चला गया। तो ये जो पोजीशन होती है वो इस तरह की होती है एब्सोल्यूट वाली पोजीशन। जैसे कि यहाँ पे मान लो हमारे पास कोई पैराग्राफ भी है यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि ड्यू के बाद कोई पैराग्राफ है, यहाँ पे पैराग्राफ ले लेते हैं और उसके अंदर हम थोड़ा सा टेक्स्ट भी ले लेते हैं, इस तरह से सेव कर लेते हैं। देखिए, और इसका साइज बढ़ा देता हूँ मैं जरा, टेक्स्ट फैल जाएगा है ना। पैराग्राफ का मैं साइज बढ़ा लेता हूँ, फॉन्ट साइज। अब देखिए एब्सोल्यूट जो पोजीशन होती है उसको इस चीज का कोई लेना देना नहीं कि भैया यहाँ पे एक पैराग्राफ है उसके ऊपर हम लोग इसके ऊपर मैं मेरा जो बॉक्स है वो चला जा रहा है। ठीक है, ये कोई लेना देना एब्सोल्यूट का नहीं। एब्सोल्यूट मतलब एब्सोल्यूट, उसे कोई लेना देना आप कहीं किसी और कंटेंट के ऊपर आपका कंटेंट जा रहा है या कोई चीज। ठीक है, तो वो क्या करेगा, सिंपली जो भी आपने यहाँ पे पोजीशन उसे दिया है वो डायरेक्टली उस पोजीशन पे जंप करेगा। ठीक है, तो ये होता है आपका एब्सोल्यूट पोजीशन। जैसे कि मैं यहाँ पे और एक एग्जांपल देके आपको बताता हूँ। जैसे अगर मान लो हमारे पास दो ड्यू है, ठीक है, इसे मैं क्लास दे देता हूँ वन, क्लास वन, और इसे कर देते हैं हम लोग क्लास टू, क्लास टू। ठीक है, ठीक है, इसे थोड़ा मैं हाइड कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास दो बॉक्स है। रिफ्रेश कर लेते हैं, बॉक्स नहीं मिला। ओके, डॉट वन, वन आ गया। कुछ HTML का हमारा कंटेंट शायद गलत किया है, वन मिनट में दूसरा डिव ले लेता हूँ। ओके, ड्यू टू तो है हमारे पास, ठीक है, चेक कर लेते हैं। हाँ, ड्यू टू भी है, हमने बस उसे बैकग्राउंड नहीं दिया है। ठीक है, उसे बैकग्राउंड दे लेते हैं ड्यू टू। जैसे कि इसे टू को मैं करूंगा बैकग्राउंड कलर, हाइट वेट कुछ भी नहीं दिया हमने, तो वो दे लेते एक बार यहाँ पे सिंपल। हाइट रहेगी सेम कर लेते हैं हम लोग 100 पिक्सल, और विड्थ भी हम लोग सेम कर लेते हैं 300 पिक्सल, और बॉर्डर 2 पिक्सल, सॉरी, ओके सेम। तो ये हमारा दूसरा बॉक्स भी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब आपको ये समझना है कि पोजीशन एब्सोल्यूट और पोजीशन रिलेटिव ये दो वैल्यू हमारे पास है, तो इनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट का इवेंट ये होता है कि उसे कोई लेना देना नहीं, वो सिंपली जो व्यू पोर्ट है यहाँ से स्टार्ट करेगा लेफ्ट वाली वैल्यू और यहाँ से स्टार्ट करेगा राइट वाली वैल्यू। लेकिन यही जब हम लोग पोजीशन रिलेटिव यूज करते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने इसे कहा पोजीशन रिलेटिव, वन को पोजीशन, ठीक है, मैं एब्सोल्यूट ही दे देता हूँ, टू को हम लोग पोजीशन रिलेटिव दे देते हैं, पोजीशन रिलेटिव, और कहते हैं टॉप से 100।
टॉप से जो है 100 पिक्सल आपने पोजिशनिंग करना है, 100 पिक्सल। तो ये किस तरह का पोजीशन करता है, देखिए आपको ये समझना है कि जब हम लोग पोजीशन लेते हैं, इसे भी रिलेटिव 500 एंड 300, तो रिलेटिव में क्या करता है कि उसके अंदर जो हमारे HTML के कंटेंट अगर कोई हो तो उस कंटेंट को भी वो रिलेट करता है, ठीक है। जैसे कि अगर कोई पैराग्राफ वगैरह है, लॉरेम ले लेते हैं हम इसके अंदर, जैसे हमारे पास ये पैराग्राफ है और ये div है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें, हमने कहा है कि भैया जो हमारा टू वाला जो div है, इसे कहा है कि आपको रिलेटिव पोजीशन लेना है और टॉप से 100 लेना है। तो ये क्या करेगा, इस पैराग्राफ के साथ खुद को रिलेट करेगा, ठीक है। और इस पैराग्राफ से जो हमने टॉप में दे रखी है वैल्यू, वो वैल्यू वो यूज करेगा, ठीक है। जैसे कि हमने कहा है कि भाई टॉप से 100, तो ये जो पर्टिकुलर पैराग्राफ है उस पैराग्राफ से वो क्या करेगा, 100 ले लेगा, ठीक है। अब हम लोग इसे वैल्यू बढ़ा के देखते हैं, ठीक है। जैसे कि 200, अब जैसे अगर यहाँ पे आप अगर समझ लो तो व्यू पोर्ट से ये काफी दूर है। व्यू पोर्ट से अगर आप देखोगे तो ये नियर अबाउट 500 पिक्सल है, लेकिन वो क्या करता है कि ये जो आपका पर्टिकुलर जो पहला अगर कोई कंटेंट है तो उस कंटेंट से रिलेट करके अपनी जो है वो, हाँ, जो पोजीशन है वो ले लेता है, ठीक है। जैसे कि टॉप से इसे अगर मैं यही करूँ एब्सोल्यूट पोजीशन, तो ये क्या करेगा, व्यू पोर्ट से 200 लेगा, उसे इस पैराग्राफ का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अगर इसके अंदर आप कंटेंट भी बढ़ा के देखोगे तो वो अपने आप को 200 पिक्सल पे ही रखेगा, देखिए। अभी अगर मैं करता हूँ रिलेटिव से, तो ये पैराग्राफ को रिलेट करेगा, एब्सोल्यूट करेंगे तो ये पैराग्राफ को रिलेट नहीं करेगा। देखिए पैराग्राफ से पकड़ के 200 दिख रहा है आपका आउटपुट, समझ रहे हो आप लोग यस सर। Yes, sir. क्या कर रहा है ये, कि ये जो पैराग्राफ है इसे रिलेट कर रहा है, उसके बाद 200 ले रहा है। लेकिन वही अगर हम लोग करते हैं एब्सोल्यूट, तो ये इसे पैराग्राफ का कोई लेना देना नहीं, ये वर्क करेगा व्यू पोर्ट के साथ, डायरेक्ट जहां से आपका स्क्रीन है वहां से 200 लेगा। तो ये फर्क होता है, ठीक है। जैसे कि अगर सिर्फ बॉक्स के साथ आपको यूज करना हो तो पहले बॉक्स से वो रिलेट करेगा 200 पिक्सल, अगर आप रिलेटिव पोजीशन देते हो, और अगर एब्सोल्यूट देते हो तो वो क्या करेगा, व्यू पोर्ट से रिलेट करेगा अपने आप को। तो ये दो चीजें आपको यहाँ पे समझनी है कि जब आप पोजीशन यूज करते हो, पहला है एब्सोल्यूट, it will relate the position from the view, ठीक है। और अगर आप यूज करते हो रिलेटिव पोजीशन, it will relate the existing content। क्लियर है दोनों चीजें, यस सर। रिलेटिव और एब्सोल्यूट पोजीशन क्लियर है आपको, फाइन। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, आगे जो हमारी कुछ वैल्यू इसके अंदर हमें मिलती है, एक तो हो गया आपका रिलेटिव, एक हो गया आपका एब्सोल्यूट। अब इसके अंदर एक आपको पोजीशन जो है वो फिक्स भी मिलती है। अब ये फिक्स पोजीशन किस तरह से काम करती है वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे हमारे पास एक एलिमेंट ले लेते हैं इसके अंदर, या जैसे ये H1 इसके अंदर है हमारा, ठीक है। H1 को मैं यहाँ से निकाल के बाहर रख देता हूँ। अब इस H1 को भी मैं पोजिशनिंग करता हूँ सिंपली, ये जो H1 है इसे मैं पोजीशन कर लेता हूँ H1 पोजीशन एब्सोल्यूट, हमने देखा रिलेटिव देखा, अब करते हैं फिक्स। और मैं इसे फिक्स करता हूँ टॉप से 100 पिक्सल और लेफ्ट से 300 पिक्सल।
आप टॉप लेफ्ट राइट सब दे सकते हैं इसके अंदर, कहाँ तक होना चाहिए आपका। अब आप देखोगे कि ये जो मैं बैकग्राउंड भी दे देता हूँ इसे, तो आपको दिखाई देगा बैकग्राउंड कलर दिखाई दे रहा है आपको। उसने लेफ्ट से 300 लिया, टॉप से। अभी फिक्स का मतलब क्या है? अगर कभी ऐसा होता है कि आपके पेज पे स्क्रॉल किए जा रहे हो आप, जैसे कि यहीं पे अगर आप पैराग्राफ बढ़ा दो तो आपको स्क्रॉल करने की जरूरत पड़ेगी आपके पेज को, ठीक है। थोड़ा सा पैराग्राफ बढ़ा लेता हूँ मैं, इसका फॉन्ट साइज भी कर लेता हूँ समथिंग 60। तो देखिए अब आपका स्क्रॉल कर रहे हो आप पेज, लेकिन आपको एक चीज दिखाई देगी कि जो भी आपका वेलकम वाला जो फिक्स्ड पोजीशन आपने उसे दे रखा है वो क्या है, एक ही जगह पे फिक्स है। वो मूव हो रहा क्या? बाकी सारे कंटेंट आपके मूव हो रहे हैं। तो बताइए आप ये कहाँ पे यूज करते हो जनरली? आप वेबसाइट में कहाँ पे देखते हो इसे? शायद जूम पे देख लेते हैं, यहाँ पे अगर कहीं पे मिले प्रोफाइल पे। देखिए यहाँ पे कोई कंटेंट ऐसा आपको दिख रहा है कि मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ लेकिन वो अपनी ही जगह पे। जैसे देखिए हमेशा जनरली हम लोग ये यूज करते हैं, जो आपका हेडर होता है ना, ये देखिए ये जो हेडर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो यहाँ पे कुछ मेन्यूज कुछ ऑप्शन आपको दिखाई दे रही है, ये बाकी सारा पेज मेरा स्क्रॉल हो रहा है, लेकिन जो हेडर है वो स्क्रॉल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसे कहते हैं फिक्स पोजीशन, कि जो एक पर्टिकुलर आपका कंटेंट रहेगा वो मूव नहीं करेगा, बाकी सारा पेज आपका स्क्रॉल करेगा, वो अपनी जगह पे फिक्स रहेगा। क्लियर है आपको फिक्स पोजीशन? यस सर। ठीक है। Yes, sir. अब रिलेटिव हो गया, एब्सोल्यूट हो गया, फिक्स पोजीशन हो गया। उसके बाद आपको एक और इसके अंदर वैल्यू मिलती है जो है स्टैटिक, ठीक है। स्टैटिक पोजीशन, स्टैटिक का क्या मतलब होता है? स्टैटिक का मतलब होता है जो HTML के अंदर डिफॉल्टली आपको पोजीशन मिला है, चुपचाप से वो पोजीशन ले लो, दैट इज स्टैटिक पोजीशन। जैसे कि हमने HTML के अंदर अगर आप देख रहे हो तो H1 को हमने सबसे ऊपर रखा है, तो आउटपुट में भी उसने क्या किया, अपने आप को सबसे ऊपर रखा है, तो वो होता है आपका स्टैटिक पोजीशन। क्लियर? Yes, sir. ठीक है। तो स्टैटिक में आपका डिफॉल्ट जहां पे HTML के अंदर आपने रखा है वो। उसके बाद एब्सोल्यूट आप जहां भी चाहो व्यू पोर्ट से, ठीक है, ये जो व्यू पोर्ट है पूरा वहां से। रिलेटिव में जो पहला उसके कंटेंट रहेगा उसे रिलेट करके कितना पिक्सल आपको दूर चाहिए वो, ठीक है। और फिक्स जो है वो रहेगा कहीं किसी एक जगह पे फिक्स, वो स्क्रॉल नहीं होगा, बाकी पूरा पेज जो है वो स्क्रॉल होगा, ठीक है। अब हमारे पास एक और है, देखिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये आपको बना सकता है, कंफ्यूज करा सकता है, जो है स्टिकी करके। ये आपको यहाँ पे भी सिलेबस के अंदर नहीं रखा है कि जो नए लोग होते हैं वो लोग कंफ्यूज हो सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, फिक्स रिलेटिव और एब्सोल्यूट ही रखा है, स्टैटिक रखा है। स्टिकी एक पोजीशन होता है, ठीक है, स्टिकी। तो ये पोजीशन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आप समझिए, ठीक है। तो ये क्या करता है कि पर्टिकुलर जो हम यहाँ पे वैल्यू दे रहे हैं, जैसे मैंने कहा टॉप से 100, तो वो जब तक टॉप से 100, या जैसे मैं कहूंगा ये टॉप से 0 पिक्सल कर देता हूँ मैं इसे। टॉप से 0 पिक्सल तक जब तक नहीं जाता तब तक वो स्क्रॉल करेगा, उसके बाद वो स्क्रॉल नहीं करेगा। अब मैं क्या करता हूँ, H1 पे ही अप्लाई करता हूँ, लेकिन H1 को करता हूँ मैं थोड़ा सा उसका पोजीशन चेंज करता हूँ HTML के अंदर। तो पैराग्राफ के नीचे अब आपको दिखाई देगा जो H1 है वो है पैराग्राफ से नीचे, ठीक है, दिख रहा है आपको H1। अब मैंने स्टिकी पोजीशन इसे दे रखा है कि भैया आप मूव करो जब तक आप टॉप पे 0 पिक्सल तक नहीं जाते हो, या मैं यहाँ पे कर दूं आप 50 पिक्सल तक, जब तक आप टॉप पे नहीं जाते हो यहाँ पे तब तक आप मूव करो। लेकिन जैसे ही आप 50 पिक्सल टॉप पे पहुंचो तो आपको अपने आप को करना है फिक्स। तो ये जो पोजीशन होती है आपकी स्टैटिक और फिक्स्ड, इसके बीच वाली वैल्यू है वो है स्टिकी। ये क्या करेगा, तब तक स्क्रॉल करेगा जब तक वो टॉप से 50 पिक्सल तक नहीं आता है। तो आप देखिए अब यहाँ पे जो आपका वेलकम वाला कंटेंट आपको दिखाई दे रहा है, ये मूव करेगा तब तक करेगा जब तक ये टॉप से 50 तक नहीं जाता है, ठीक है। अब इसके नीचे भी मुझे टेक्स्ट करना लिखना होगा थोड़ा सा,
क्योंकि वो लास्ट कंटेंट होने की वजह से ऊपर नहीं जा रहा है। तो यही मैं कॉपी करता हूँ पैराग्राफ और इसके नीचे रख देता हूँ, ठीक है, H1 के नीचे, ठीक है। तो ये तब तक मूव करेगा जब तक वो टॉप से 50 पिक्सल तक नहीं रहता है। देखिए अब जैसे ही वो 50 पिक्सल पे पहुंच रहा है, देखिए तो वो अपने आप को कर दे रहा है फिक्स। दोनों भी H1, दो H1 हमने यहाँ पे लिए, तो दोनों भी क्या करेंगे, तब तक मूव करेंगे जब तक वो, देखिए अब आपको ये टॉप से 50 पिक्सल तक दिखाई देगा। देखिए ये है 50 पिक्सल टॉप, यहां तक अपने आप को मूव करते रहेंगे वो अपनी स्टैटिक पोजीशन के साथ। और जैसे ही वो 50 पिक्सल पे आ जाते हैं तो अपने आप को फिक्स कर देंगे करके, इसे स्टैटिक और फिक्स पोजीशन की बीच वाली वैल्यू कहा जाता है स्टिकी पोजीशन, ठीक है। जैसे आप ने अगर वो पासपोर्ट के लिए स्टिक आप यूज करते हो, देखो तो वो क्या करता है, थोड़ी देर के लिए मूवेबल होता है, बाद में फिक्स हो जाता है सूखने के बाद। उस तरह का ये कि ये 50 पिक्सल तक आने तक के मूव करेगा, 50 पिक्सल आने के बाद सूख जाएगा, मतलब फिक्स हो जाएगा। तो इसे करके फिक्स्ड और स्टैटिक के बीच वाली वैल्यू कहते हैं। ये आपको क्लियर हो रहा है क्या, ये समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। यस सर। Yes, sir. Yes. जैसे अगर मैं इसे चेंज कर दूं कि टॉप से, और वैसे ही अगर आप लेफ्ट टू राइट अगर स्क्रॉल कर रहे हैं तो आप लेफ्ट पोजीशन भी उसे, अभी लेफ्ट की कोई जरूरत है नहीं करके टॉप टॉप ही हम लोगों ने दे रखा है, ठीक है। अब मैं 250 अगर कर दूं इसे, तो ये जब तक 250 पिक्सल तक आएगा नहीं तब तक मूव करता रहेगा अपने स्टैटिक पोजीशन के साथ, जो कि HTML में उसे मिली। जैसे ही 250 पे आता है अपने आप को फिक्स कर देगा इन दिस वे। तो क्लियर है आपको ये पोजीशन? यस सर। स्टिकी Yes. पोजीशन इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके बाद सिलेबस में हमें वैल्यू कौन सा वाला मिलता है, प्रॉपर्टी देख लेते हैं। उसके बाद आपको मिलता है जेड इंडेक्स, ठीक है। अब जेड इंडेक्स का काम क्या है? जेड इंडेक्स का काम है कि आप इसे डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा एलिमेंट ऊपर होना चाहिए, कौन सा नीचे। जैसे यहाँ पे देखिए पैराग्राफ के ऊपर आपका बॉक्स आ रखा है, करेक्ट। अगर आप चाहो कि मेरा बॉक्स जो है वो नीचे रहे और मेरा पैराग्राफ जो है वो ऊपर रहे, हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसे जेड इंडेक्स देंगे। और जेड इंडेक्स नंबर के साथ काम करता है, जिसका नंबर ज्यादा है वो इस तरह से, देखिए आपका ड्यू कहाँ पे है, इसे देते हैं जेड इंडेक्स 2 और इसे देते हैं जेड इंडेक्स जेड इंडेक्स 1। देखिए आउटपुट अगर आप चेक करो, ठीक है, जिसका भी जेड इंडेक्स ज्यादा रहेगा, जैसे इसका अगर मैं 3 कर दूं, एक मिनट चेक कर लेता हूँ, वो ऊपर रहेगा, ठीक है। जिसका जेड इंडेक्स कम वो नीचे रहेगा, इस तरह से चेक कर लेते हैं। मैं बॉक्स के साथ दोनों आउटपुट आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। दो बॉक्स लेकर के हम लोग जेड इंडेक्स चेक करेंगे। हाँ करेक्ट है, एब्सोल्यूट पोजीशन के साथ यूज करना पड़ेगा उसे। देखिए जब, क्योंकि क्या होता है, क्यों एब्सोल्यूट पोजीशन के साथ हमें जेड इंडेक्स यूज करना है, कि अगर हम एब्सोल्यूट स्टैटिक पोजीशन के साथ अगर काम कर रहे हैं तो फिर तो कोई मीनिंग ही नहीं बनता है कि वो एक दूसरे के ऊपर आ जाए। वो अपनी अपनी स्टैटिक जो पोजीशन रहेगी उसकी की HTML के अंदर उस जगह पे रहेगा। तो ये कब होता है कि कोई पर्टिकुलर बॉक्सेस जो है वो एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, ये कब होगा, कि जब आप उसे एब्सोल्यूट पोजीशन के साथ यूज करोगे तभी ऐसी पोजीशन बनती है। क्योंकि रिलेटिव तो ऑलरेडी रिलेट कर रही है तो वो अब उसके ऊपर नहीं रहेगा। मैं ये चीज आपको क्लियर कर रहा था, 1 मिनट गाइस, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और दूसरा है क्लास डॉट, ठीक है। 1 और 2 को जरा सा मैं डिजाइन कर लेता हूँ, 1 ऑलरेडी डिजाइन है, ठीक है। जेड इंडेक्स अभी के लिए निकाल देते हैं, और 2 भी डिजाइन है, एक बार आउटपुट देख लेते हैं, ठीक है दोनों। अब देखिए हम लोग अगर इसे रिलेटिव पोजीशन देते हैं, ठीक है, तो रिलेटिव पोजीशन क्या करता है, ऑलरेडी जो पहला कंटेंट है उससे रिलेट करेगा। जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे लेफ्ट से कहता हूँ मैं इसे, लेफ्ट से 200 पिक्सल, ये ये तो रिलेट करने की वजह से क्या होता है, जैसे देखिए अब मैं पेंट में क्लियर कराता हूँ ये चीज आपको। जैसे मान लो मेरे पास ये दोनों बॉक्स है, ये हमारा 1 वाला बॉक्स,
और ये है हमारा 2 वाला बॉक्स। अब जब मैं इसे अगर कोई एब्सोल्यूट पोजीशन देता हूँ, जैसे मैंने पोजीशन कहा कि भैया टॉप से 300 और लेफ्ट से 500, तो ये टॉप से और लेफ्ट से सिंपली अपना पोजीशन ले लेगा। ठीक है, इसे कोई जरूरत नहीं कि उसके आगे पीछे कोई कंटेंट है नहीं है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ रिलेटिव 500, तो इससे रिलेट करेगा, तो ये पोजीशन बनती ही नहीं है रिलेटिव में कि रिलेटिव आपने पोजीशन यूज किया और एक दूसरे के ऊपर आ गए, ऐसे नहीं हो सकता है। ये पोजीशन तभी बनती है जब आपने पोजीशन यूज किया एब्सोल्यूट, तभी ये दो बॉक्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर आ सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे करना है एब्सोल्यूट पोजीशन, ठीक है, टॉप से 200 लेफ्ट से 300, तो ये एब्सोल्यूट पोजीशन में ही होता है। ठीक है, सेम मैं इसे भी दे देता हूँ, टॉप से 150 कर देते हैं हम लोग इसे 150, और लेफ्ट से 300 या 350 कर देते हैं इस तरह से। अब ये दोनों बॉक्स जो है आपको आउटपुट में दिखाई देंगे, एक दूसरे के ऊपर है। अब जब एब्सोल्यूट यूज करते हैं तभी जेड इंडेक्स की बात बनती है, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं और जेड इंडेक्स जो है वो डिसाइड करता है कि कौन सा वाला ऊपर रहेगा और कौन सा वाला जो बॉक्स है वो नीचे रहेगा, बॉक्स को हो या कंटेंट को हो वो नीचे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू दे देते हैं 1। ठीक है, अब इसके अंदर मैं टेक्स्ट भी लिख देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाए। जैसे ये है 2 और ये है 1। देखिए, तो 1 को जो हमने जेड इंडेक्स दे रखा है, 1 का जेड इंडेक्स है 3 और 2 का जेड इंडेक्स है 1। तो 2 जो जिसका जेड इंडेक्स बड़ा रहेगा वो ऊपर रहेगा। अब हम लोग इसका जेड इंडेक्स चेंज करेंगे, इसका करेंगे 4। तो देखिए अब 2 जो है वो ऊपर रहेगा, जिसका जेड इंडेक्स बड़ा वो ऊपर रहेगा, जिसका जेड इंडेक्स कम वो नीचे रहेगा। अब जेड इंडेक्स के बारे में 2-3 चीजें आपको कंफर्म करनी है। ठीक है, जेड इंडेक्स जो होता है ये किस चीज के लिए यूज होता है? वी यूज या यूज फॉर यूज टू डिसाइड विच कंटेंट will upside and which one will be downside। ये समझ रहा है आपको जेड इंडेक्स के बारे में? Yes, sir. दूसरी बात आपको ये समझना है, इट यूज विथ एब्सोल्यूट पोजीशन। क्यों एब्सोल्यूट पोजीशन के साथ? ये चीज क्लियर है क्या आप लोगों को? क्योंकि एब्सोल्यूट पोजीशन के साथ ही ऐसा सिनेरियो बनता है कि एक दूसरे के ऊपर आ जाए। आप अगर यहाँ पे कोई पैराग्राफ लेते हो और उस पैराग्राफ को लाके आप रिलेटिव पोजीशन दे दो कि भैया आपको इस पैराग्राफ के ऊपर रहना है, उसे कितना भी बोलो आप, क्योंकि वो उसी पैराग्राफ के साथ अपने आप को रिलेट कर रहा है, तो वो बिल्कुल भी उस पैराग्राफ के ऊपर नहीं रहेगा रिलेटिव पोजीशन में। ये एब्सोल्यूट में ही हो सकता है। अब देखिए मैं इसे क्या करता हूँ, दोनों बॉक्सेस को रिलेटिव पोजीशन आपको देख के बताता हूँ। यहाँ पे देखिए 1 और 2 दोनों को हम लोग रिलेटिव पोजीशन यूज करते हैं। अगर आउटपुट आप देख रहे हो, ठीक है, देखिए 2 वाला बॉक्स जो है आपका नीचे चला गया है। ठीक है, और पी को भी जो है हम लोग रिलेटिव पोजीशन दे देते हैं। और रिलेटिव में ये चीज बनती ही नहीं कि जब पोजीशन रिलेटिव 50 पिक्सल, 50 पिक्सल जब रिलेटिव पोजीशन यूज करते हैं तो एक दूसरे के ऊपर वो आता ही नहीं है बॉक्स। जैसे 2 आपको दिखाई दे रहा है, 1 कहाँ है? 1 को हमने कुछ एब्सोल्यूट किया है क्या? ओके, इसे दे देते हैं हम लोग स्टैटिक, और इसे जरूरत नहीं इस चीज की, चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चीजें रिलेटिव में और एब्सोल्यूट में होती नहीं, सॉरी स्टैटिक में होती नहीं कि वो एक दूसरे के ऊपर आ जाए। ये सिर्फ एब्सोल्यूट में होती है, और एब्सोल्यूट के साथ ही आपको जो है जेड इंडेक्स यूज करना होता है, जो डिसाइड करता है कौन सा कंटेंट ऊपर रहेगा और कौन सा नीचे रहेगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज आपको आज क्लियर हो जानी चाहिए। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज देखी हम लोगों ने? एक है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी। ठीक है, विजिबिलिटी में आप लोगों को ये चीज क्लियर है कि हिडन क्या है, कोलैप्स क्या है और इनिशियल वैल्यू क्या है? यस सर।
ओके Yes. उसके Yes. बाद हमने कर्सर देखा, कर्सर बहुत सारे तरीके के होते हैं, वो आपको लिस्ट दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमने पोजीशन देखा, फिक्स्ड आपको क्लियर है, Yes, sir. Sir. ओके, रिलेटिव क्लियर है और एब्सोल्यूट, sir. ठीक है। मैं आपको एक असाइनमेंट दे दूंगा एब्सोल्यूट पोजीशन के लिए कि आपको क्या करना है, एक छोटा सा बॉक्स बनाना है, ड्यू एक छोटा सा बनाना है 50 पिक्सल का, और इस ड्यू को मल्टीपल ड्यूज आपको इसके अंदर यूज करने हैं, और ये बॉक्स जो है इस तरह से अरेंज करने हैं आपको कि आपका जो पहला अल्फाबेट है, जैसे किसी का अगर पी हो तो ये बॉक्स इस तरह से अरेंज कर करके उसको अपना अल्फाबेट जो है नाम का पहला बनाना है, ठीक है। तो ये आपको ऐसे अरेंज कर करके पी सेम साइज का यूज करना है आपको, इस तरह से आपको पी बनाना है। तो ये हर एक को अपने अपने नाम का जो अल्फाबेट है वो बना के ग्रुप पे सेंड करना है। कर पाओगे आप एब्सोल्यूट पोजीशन के साथ? Yes, sir. ओके Yes, फाइन। sir. तो ये Yes, sir. रहेगा आपका असाइनमेंट, ठीक है। और ये जेड इंडेक्स एब्सोल्यूट रिलेटिव में कोई प्रॉब्लम रहेगा तो कल हम लोग वापस से डिस्कस करेंगे, ठीक है।